कर रहे थे मैग्नेटिक सेपरेशन की, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी। उसके बाद एक बार फिर से समझते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन को। देखिए, मैग्नेटिक सेपरेशन इज बेसिकली बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी कि बेटा जो इम्प्योरिटी है और जो ओर है, ओर मटेरियल एंड इम्प्योरिटी दोनों मिक्स होता है जब हम निकालेंगे जमीन से, राइट। तो उसको अलग करना है। जब अलग करेंगे आप, तो अलग करने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट तरह की इम्प्योरिटीज होती हैं। हो सकता है अगर ये मेथड स्पेशली उन इम्प्योरिटीज के लिए यूज किया जाता है या उन ओर्स के लिए यूज किया जाता है जो मैग्नेटिक क्वालिटी रखते हैं। जैसे कोई ओर है आपका, वो मैग्नेटिक क्वालिटी रख रहा है और उसमें इम्प्योरिटी जो मिली हुई है, गैंग जो उसका है, वो नॉन मैग्नेटिक है। तो क्या होगा, या दूसरा उल्टा कर लो, जो कोई नॉन मैग्नेटिक ओर है और उसमें कोई इम्प्योरिटी मैग्नेटिक है। कोई भी चीज एक मैग्नेटिक हो और एक नॉन मैग्नेटिक हो, चाहे वो ओर या वो गैंग। अगर ओर की बात हम करें और वो गैंग की बात करें, तो ऑब्वियसली एक मैग्नेटिक सेपरेशन का तरीका है। यहाँ पर दोनों की प्रॉपर्टी के बेस पर ये तरीका अपनाया जाता है। यहाँ पर एक व्हील है, ये व्हील है, इस पर एक बेल्ट चल रही है, राइट। चलाते हैं बेल्ट, मोटर लगेगी, बेल्ट चलेगी। इसके ऊपर हमने कनेक्ट कर दिया, और ऐसे आ रहा है, और ऐसे आने के बाद यहाँ पर आएगा और जो मैग्नेटिक ओर होगा, मैग्नेटिक बेल्ट से चिपक कर वो आगे जाएगा। कोई भी बेल्ट हो, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है, तो कोई भी मटेरियल होगा वो यहाँ से जाएगा। जो नॉन मैग्नेटिक होगा वो, भाई अगर मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक कोई भी होगा, जो यहाँ से आएगा तो यहाँ तक तो जाएगा ही ना, यहाँ तक तो गिरने का कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ के पास गिरने के बाद गिरने का ऑप्शन है, तो जो नॉन मैग्नेटिक होगा वो यहीं गिर जाएगा, वो आगे क्यों जाएगा। और जो मैग्नेटिक होगा वो इससे चिपक कर जाएगा, इससे यहाँ चिपक कर यहाँ तक आएगा, और फिर जब यहाँ आगे ऊपर नहीं चढ़ पाएगा तो फिर यहाँ थोड़ा थोड़ा गिरेगा, दूर जाकर गिरेगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि मैग्नेटिक आपका, नॉन मैग्नेटिक आपका पहले गिर जाएगा और मैग्नेटिक थोड़ा सा आगे जाके गिरेगा। अगर ये आपका मैग्नेटिक और हुआ और नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी हुई, तो इम्प्योरिटी पहले आ जाएगी और मैग्नेटिक बाद में आएगा, मतलब और बाद में आएगा। और अगर ये आपका इम्प्योरिटी मैग्नेटिक हुई और आपका नॉन मैग्नेटिक हुआ, तो और आपको अलग मिल जाएगा और इम्प्योरिटी आपको अलग मिल जाएगी। इस तरीके से और इम्प्योरिटी को हम अलग कर लेते हैं। नॉर्मली इस तरीके का इस्तेमाल हम लोग, जैसे एक एग्जांपल दें तो एक प्रॉपर्टी जैसे SnO2 है, SnO2 का कोई और है, और उसमें आप अगर देख लें, वोल्फ्रामाइड जो होता है यानी FeWO4, या उसमें थोड़ा सा अमाउंट FeWO4 का भी होता है, MnOWO4 का भी होता है बेटा। तो ये तो नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है, लेकिन जो इसमें इम्प्योरिटी है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखती है। तो इम्प्योरिटीज आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रख रही हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसको नॉन मैग्नेटिक को अलग कर लेंगे और मैग्नेटिक को अलग कर लेंगे। वो तरीका अभी हम लोगों ने सीखा था। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा थर्ड फिजिकल मेथड, जो बहुत ही जबरदस्त मेथड है। इस मेथड का तो कोई जवाब ही नहीं है, मतलब क्या कहूं मैं इसके बारे में, जितना कहूं उतना कम है। दिस इज नोन एज फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। दिस इज फ्रॉथ फ्लोटेशन, मतलब समझिए, पहले तो मतलब ही समझने में लोग परेशान हो जाते हैं, नाम ही याद नहीं रह पाता है। फ्रॉथ का मतलब होता है झाग। फ्रॉथ मतलब वही साबुन जिसे आप नहीं करते तो जो फोम बन जाता है, झाग बन जाते हैं, फ्रॉथ कहलाता है वो। फ्लोटेशन मतलब तैरना, झागों का तैरना, झाग तैरते हुए, ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि झाग तैर रहे हो, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। समझ गए। होता क्या है इसमें बेसिकली कि आपका कोई और है, स्पेशली दिस प्रोसेस इज स्पेशली यूज्ड फॉर द सल्फाइड ओर्स। आपको पता ही है ना, सल्फाइड ओर्स, ऑक्साइड ओर्स, हैलाइड ओर्स, ऑक्सोसॉल्ट ओर्स। कंबाइंड फॉर्म के 4 ओर्स मैंने आपको बताए थे, बाकी डेटेड फॉर्म के ओर्स तो होते ही हैं आपके, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम के, तो उनकी तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे बेटा, यहाँ पे बात कर रहे थे कि आखिर हम किस प्रिंसिपल पे बेस्ड इस प्रोसेस को यूज करेंगे। जैसे हमने वहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड हमने उस प्रोसेस को यूज किया था। इससे पहले हमने जब ग्रेविटी सेपरेशन मेथड किया था, तो डेंसिटीज के डिफरेंस से बेस्ड हमने उस प्रोसेस को अप्लाई किया था। यहाँ किस प्रोसेस पर हम करेंगे, यहाँ इस प्रोसेस पर होगा बेटा कि जो ओर होगा और गैंग होगा, तो इसमें क्या होगा कि इसमें पानी में मिलाया जाएगा, तेल भी मिलाया जाएगा। तो ओर क्या होगा, ओर विल बी बेड बाई ऑयल एंड गैंग विल बी वेट बाई वाटर। यानी कि ओर और वाटर दोनों की बैटिंग के डिफरेंस पर ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पर जो उसकी नमीपन है, उसके अंदर जो वेटपन आता है, नमीपन आता है, वो किससे आएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे डिफरेंस ऑफ वेटिंग से ये प्रिंसिपल डिपेंड करेगा। डिफरेंस इन वेटिंग, डिफरेंस इन वेटिंग मतलब लाइक ओर जो होगा वो वेट होगा, नम होगा ऑयल के जरिए, और गैंग जो होगा, गैंग विल बी बेड बाई वाटर। गैंग आपका वाटर के जरिए बैट होगा बेटा, गैंग आपका वाटर के जरिए बैट होगा, और ये आपका इसके जरिए बैट होगा। ठीक है,
दिस विल बी ओर गैंग एंड प्रोसेस डेवलप्ड बाय दिस। अब आप इसको समझ सकते हैं, यहाँ पर ओर वेड बाई ऑयल एंड गैंग वेड बाई वाटर, इस चीज़ को आपने समझा। चलिए अब इसको हम क्या करें भाई, एक काम करें, सबसे पहले ओर को अपने पाउडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, बहुत ही इसको पाउडर फॉर्म में ले आते हैं और एक वेसल ले लेते हैं, उसमें पानी भर लेते हैं। पानी हमने उसमें भर लिया, ऑयल को हमने फाइनली डिवाइडेड ओर कर लिया, पाउडर के फॉर्म में ले आए। अब हमने क्या किया, कुछ ऑयल मिलाया। ऑयल कौन कौन सा मिला सकते हैं, ऑयल हम मिला सकते हैं, पाइन ऑयल मिला सकते हैं, राइट। यूकेलिप्टस ऑयल देखा है आपने, कितना भयंकर यूकेलिप्टस यूज होता है, तभी तो इतना ज्यादा उसकी डिमांड हो जाती है ना। कोल तार भी यूज कर सकते हो, और भी कई तरह के ऑयल हैं जो यूज कर सकते हो आप। इसके अलावा इसमें साथ में एक केमिकल और मिलाना पड़ता है, जिसका नाम है कलेक्टर, जो कलेक्टर की तरह वर्क करता है। सोडियम इथाइल जेंथेट सबसे ज्यादा फेमस कलेक्टर है, लेकिन कलेक्टर और भी हो सकते हैं, और भी कई नाम होते हैं, बड़े लंबे चौड़े नाम होते हैं, उनकी सबकी जरूरत नहीं होती। मेन जो इसका काम होता है, मेन नाम जो है वो सोडियम इथाइल जेंथेट का है, जो एज ए कलेक्टर काम करता है, राइट। तो यहाँ पर जो सोडियम इथाइल जेंथेट है वो एज ए कलेक्टर काम कर रहा है। सवाल उठ रहा है, ये कलेक्टर कौन है भाई, ये कलेक्टर साहब कहाँ से आ गए, देखते हैं कलेक्टर साहब को भी। इन सब चीजों को यहाँ मिला देते हैं, पानी भी होता है, फिर ऊपर से हवा को फूकते हैं, नीचे एक पाइप लगा देते हैं करके, इस तरीके से हवा को फूकते हैं। आप जैसे देखते होगे, आपने किसी बर्तन में थोड़ा सा पानी रखा, उसमें हवा से आप जब फूकते हो, ब्लो करते हो, तो उसमें बबल इकट्ठे पैदा होते हैं, बबल पैदा होते हैं, बबल पैदा होते हैं। और वो बबल जो है वो झाग के फॉर्म में, वैसे नॉर्मल अगर बबल पैदा हो जाएंगे लेकिन झाग तो नहीं बन पाएंगे ना, तो उसमें एक चीज और मिला देते हैं हम, एनिलीन या जाइलिन टाइप की कोई चीजें मिला देते हैं, जो फ्रॉथिंग एजेंट होती हैं, जो झाग पैदा करने में बड़ी मदद करती हैं। अगर झाग वैसे तो पैदा हो ही जाते हैं क्योंकि ऑयल है सब है, लेकिन और अच्छे से झाग बन जाए इसके लिए फ्रॉथिंग एजेंट मिला देते हैं बेटा। ठीक, इसके बाद क्या होता है, अब देखिए हुआ क्या, फिर हमने यहाँ से ब्लो की एयर, तो यहाँ पे बुलबुले पैदा हुए, बुलबुले पैदा हुए, झाग बने, उससे झाग बनाने में मदद की इन्होंने, झाग बन गए, ऑयल भी है साथ में, सब झाग बन गए। लेकिन इसने क्या किया, ये जो सोडियम इथाइल जेंथेट था, इसे कलेक्टर क्यों कहा गया, इसे कलेक्टर ये कहा गया कि जब आपने और मिलाया था तो यहाँ पे तो सब कुछ था, इंप्योरिटी भी थी, और भी था, लेकिन ये कलेक्टर इस ऑयल को इस लायक बना देता है कि ये ऑयल इस और को अपने साथ गीला कर ले, यानी कि और इस ऑयल में एब्जॉर्ब हो जाए, और के ऊपर ये ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। ये एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस एब्जॉर्प्शन पे बेस्ड है बेटा। तो ऑयल और जो होता है ना, दैट विल बी, ओर के ऊपर, ओर की सरफेस पर ऑयल एब्जॉर्ब हो जाता है, बोलो, ओर की सरफेस पे ऑयल एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए ओर वेट बाई ऑयल, ये ओर में नमी आ जाएगी, और वो नमी किसकी वजह से होगी, वो नमी होगी तेल की वजह से, वो गीलापन तेल की वजह से होगा, क्योंकि वो गीलापन, वो तेल ओर की सरफेस पर, जो उसका मेटल सरफेस होगा उसकी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर जाएगा। अब वो एब्जॉर्ब कर गया, लेकिन अब है तो नीचे ही ना, लेकिन झाग के साथ ऊपर लाने वाला कौन है, झाग के साथ उसे कलेक्ट करके ऊपर लाने वाला है सोडियम इथाइल जेंथेट। दिस इज, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज कलेक्टर, समझ गए। इस सोडियम इथाइल जेंथेट में बेटा एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है और एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। तो एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है और एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। सोडियम इथाइल जेंथेट की मैं बात करता हूँ, if I am talking about sodium ethyl xanthate. अब ये जरा देखिए आप, ये आपका क्या है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, और ये आपका क्या है, ये आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट है। और ये आपका क्या है, ये आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट है। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट कहाँ रहना चाहेगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर में रहना चाहेगा, और हाइड्रोफोबिक पार्ट कहाँ रहना चाहेगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट ईयर में रहना चाहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपका सोडियम इथाइल जेंथेट है, पानी चाय सोडियम इथाइल जेंथेट, ये जो सोडियम इथाइल जेंथेट है, ये आपका
क्या करेगा, एयर वाटर इंटरफेस पे रहेगा। एयर वाटर इंटरफेस पे रहेगा, समझ गए? इस तरीके से बेटा ये काम करता है। यहाँ पर एक और फेमस नाम है जिसको हम यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, सोडियम लॉरेल सल्फेट, जो कलेक्टर की तरह यहाँ पे काम कर सकता है। उससे 2-3 नाम और होते हैं, लेकिन उनसे अच्छा ये 2 ही नाम अपने दिमाग में रख लीजिए, इससे ज्यादा आपके पास नहीं आएगा। सोडियम लॉरेल सल्फेट, ठीक है। तो इनके अंदर इसकी वजह से क्या होता है, इनके अंदर इसकी वजह से फ्लोटिंग प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, ये फ्लोट कराने में मदद करता है। तो हैविंग फ्लोटिंग प्रॉपर्टीज, इस वाटर एयर वाटर इंटरफेस की वजह से इसके अंदर हैविंग फ्लोटिंग प्रॉपर्टीज। तो जो फ्रॉथ फ्लोट करता है ना, वो इसकी वजह से करता है। और फ्रोथ में आपके, फ्रॉथ में क्या आ गया, ये जो फ्रॉथ ऊपर आ गया, इस फ्रॉथ में क्या क्या आ गया, ये फ्रॉथ कंटेन्स ओर, फ्रॉथ में ओर आ गया, और उसकी फ्लोटेशन वो फिर नीचे नहीं गया, वो फ्लोट करता चला गया। वो किसकी वजह से करता चला गया, वो करता चला गया आपका इस कलेक्टर की वजह से। और उसमें फ्लोटिंग प्रॉपर्टीज कहां से आई, फ्लोटिंग प्रॉपर्टीज कैसे आई, क्यों आई, वो मैंने आपको बताया कि इसमें एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। हाइड्रोफोबिक पार्ट मतलब वाटर से डरने वाला पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट मतलब वाटर से प्यार करने वाला पार्ट। जो वाटर से पार्ट प्यार करता है वो तो वाटर में रहना चाहेगा, जो डरता है वो दूर रहना चाहेगा, यानी एयर वाटर इंटरफेस पे ये लोग रहना चाहेंगे। तो इस तरीके से ये नीचे से कलेक्ट करके उस फ्रोथ को ऊपर जाकर उस फ्रोथ को ऊपर टिका देता है और स्टेबल कर देता है, ताकि ये यहां पर तैरता रहे। अब इस फ्रोथ में क्या था, इस फ्रोथ में और था, समझ गए, इस फ्रोथ में और था। अब देखा आपने, ये जो मैंने आपको अभी दिखाया था कि जो फ्रोथ था, इस फ्रोथ में और था, ये फ्रोथ आगे चल के हमने इकट्ठा कर लिया। और जो इम्प्योरिटी थी वो कहां बैठ गई, इम्प्योरिटी यहीं रह गई, नीचे बैठ गई। ये आपकी इम्प्योरिटीज, ये आपकी इम्प्योरिटी बैठ गई यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रोथ कंटेन ओर्स, फ्रोथ आपका ओर्स कंटेन करता है, ठीक। अब सवाल उठता है कि क्या कुछ ऐसा एक्टिवेटर क्या होते हैं, यहाँ एक वर्ड कभी कभी हो सकता है कहीं पर आ जाए, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में एक्टिवेटर क्या होते हैं, दो सब्सटेंस विच इंक्रीज द फ्लोटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कलेक्टर, दो सब्सटेंस which increase the floating properties of collector. Which increase the floating properties of collector. कलेक्टर की फ्लोटिंग प्रॉपर्टीज को बढ़ा देते हैं, कलेक्टर की फ्लोटिंग प्रॉपर्टीज को कुछ बढ़ा देते हैं बेटा, तो यहां पर हम उन्हें कहते हैं, समझ गए। जैसे मान लीजिए कोई ZNS है, फ्लोटिंग प्रॉपर्टीज आ जाती है ओर की, ओर के अंदर फ्लोटिंग प्रॉपर्टीज आ जाती है ना। अब ये कौन पैदा करता है, ओर क्यों, कलेक्टर क्यों है, कलेक्टर अपने साथ ओर को लिए हुए है ना, तो ओर को फ्लोट करेगा। जैसे मान लीजिए ZNS है, ZNS की फ्लोटिंग प्रॉपर्टीज आपकी पुअर है, CUS की ज्यादा है, CUS की ज्यादा है, CUS having more floating properties, ठीक। अब क्या करें, अगर हम ZNS के ऊपर एक CUS की लेयर चढ़ा दें तो कैसा रहेगा, तो फ्लोटिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, और जितनी अच्छी फ्लोटिंग प्रॉपर्टी होगी उतने अच्छे से वो कलेक्ट कर पाएंगे, हम उसे अलग से निकाल पाएंगे, है ना। तो इसकी फ्लोटिंग प्रॉपर्टीज को बढ़ाने के लिए कौन एक्टिवेटर यूज किया, एक्टिवेटर यूज किया CuSO4। CuSO4 is used
एज एन एक्टिवेटर। तो CuSO4 आपका एक्टिवेटर यहां पर यूज किया गया बेटा। यहीं पर एक चीज और भी होती है, सप्रेसेंट। जैसे आपने यहां पे देखा कि फ्लोटिंग एक्टिविटीज को, फ्लोटिंग प्रॉपर्टीज को बढ़ाने वाले आपके एक्टिवेटर कहलाए, तो ऐसी फ्लोटिंग एक्टिविटीज, फ्लोटिंग प्रॉपर्टीज को डिक्रीज करने वाले, डिक्रीज दी फ्लोटिंग प्रॉपर्टीज, डिक्रीज करने वाले सप्रेसेंट कहलाते हैं बेटा। और सप्रेसेंट में अगर यहां पे देखा जाए तो जैसे ये मान लीजिए इसकी प्रॉपर्टी पीवीएस की प्रॉपर्टी को डिक्रीज करने वाला कौन है, सप्रेस करने वाला कौन होगा पता है? NaCN या KCN का यूज कर लो। तो NaCN KCN यहाँ पे एज ए सेप्रेसेंट है, सप्रेसेंट है, सप्रेसेंट है, जो सप्रेस करने वाले, एक्टिविटी को सप्रेस करने वाले, सप्रेस। ये था आपका पूरा के पूरा फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फिजिकल मेथड्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओट्स के कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, डिस्कशन अबाउट केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओट्स, उसमें एक ही मेथड सबसे ज़्यादा फेमस है। केमिकल मेथड में एक ही मतलब वर्किंग है मेन उसकी, उसी की स्टडी केवल करेंगे, दैट इज बेसिकली लीचिंग। क्या होता है ये लीचिंग? एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई बॉक्साइट ही ले लो, एल्युमिनियम का और ले लीजिए आप, एल्युमिनियम और में आपने बॉक्साइट ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर जो हैविंग इम्प्योरिटी, ज्यादातर जो इम्प्योरिटी रखता है ये, वो इम्प्योरिटी ये रखता है हैविंग इम्प्योरिटी ऑफ टिन ऑक्साइड, टिटेनियम ऑक्साइड। ज्यादातर ये इम्प्योरिटी आपकी इन सब की रखता है बेटा। नहीं ऐसा नोट नहीं, SiO2, SiO2, टिटेनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, इन सब की इम्प्योरिटी इसके अंदर ज्यादा होती है, ठीक। तो अब क्या करें, अब ये करें कि अगर इसमें एल्युमिनियम को हम लीच्ड आउट कर लें, मतलब किसी केमिकल रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर लें, और वो केमिकल रिएजेंट आपका एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, या कोई सुटेबल रिएजेंट हो सकता है जिसके साथ हम उस, जिसमें वो सॉल्युबल हो, और वो सॉल्युबल हो तो उसमें क्या होगा कि वो उसके साथ एक नए कंपाउंड को बना लेगा। वो उसके साथ जब एक नए कंपाउंड को बना लेगा जैसे, तो उससे क्या फायदा होगा कि ये चीजें अलग हो जाएंगी, समझ गए? जैसे मान लीजिए लीचिंग हम कहाँ करते हैं, लीचिंग हम कहाँ करते हैं, किस जगह पे हम लीचिंग करते हैं, इस बात को अगर हम समझें, अगर ओर, इफ ओर इज soluble in solvents like, कोई एसिड हो सकता है, कोई बेस हो सकता है, या कोई सुटेबल रिएजेंट हो सकता है जिसके साथ वो रिएक्ट कर ले, ठीक। अब जैसे मान लीजिए ये आपका आयरन ऑक्साइड Fe2O3 है, मान लीजिए ये इम्प्योरिटीज हैं आपकी,
ये ओर में सब थी मौजूद। अब मान लीजिए आपने ओर ले लिया, ओर में कौन था, ओर का तो मेन पार्ट Al2O3 होता है ना, और उसमें इम्प्योरिटी कौन कौन है, इम्प्योरिटी में कौन कौन है आपके पास, इम्प्योरिटी में आपके पास Fe2O3 है, या SiO2 है, या टिटेनियम ऑक्साइड है, ये इम्प्योरिटी है ये। अब इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने 40% NaOH के साथ इसको रिएक्ट करा दिया, क्योंकि ये उसमें ये ओर जो था उसके साथ सॉल्युबल था, तो इसलिए आपने उसके साथ रिएक्ट करा दिया। तो जब ये ओर उसके साथ सॉल्युबल था तो इसने क्या किया, इसमें सोडियम एल्यूमिनेट बना लिया, और ये इम्प्योरिटी इम्प्योरिटी की तरह अलग हो गई। सोडियम एल्यूमिनेट बना लिया और सोडियम एल्यूमिनेट को हमने अलग कर लिया। सोडियम एल्यूमिनेट बना लिया, और सोडियम एल्यूमिनेट जब हमारा ये अलग हो गया तो इस तरीके की पता क्या हुआ, पता क्या हुआ, इसे हम कहते हैं लीच्ड आउट करना, यानी एल्युमिनियम इज लीच्ड आउट फ्रॉम दिस रिएक्शन, एल्यूमिना इज लीच्ड आउट, एल्युमिनियम हम उसको कैसे बोलते हैं, ये वर्ड हम यूज करते हैं, एल्युमिनियम इज लीच्ड आउट। भाई अल्टीमेटली तरीका क्या है, ये तरीका लीच्ड आउट, लीच्ड आउट का मतलब होता है किसी दूसरे फॉर्म में हमने उस चीज को जो अलग नहीं हो पा रही थी, हमने इस फॉर्म में उसे अलग कर लिया, सोडियम एल्यूमिनेट के फॉर्म में अलग कर लिया, जो अलग नहीं हो पा रही थी हमने उसको सोडियम एल्यूमिनेट के फॉर्म में अलग कर लिया बेटा। अब ये सोडियम एल्यूमिनेट था, अब सोडियम एल्यूमिनेट में हमने क्या किया, CO2 गैस पास कर दी, ठीक। तो जब CO2 गैस पास हो गई तो CO2 गैस पास होने पर ये Al2O3 और XH2O यानी कि हाइड्रेटेड फॉर्म में आ गया ये एल्यूमिना, और जब हाइड्रेटेड फॉर्म में आ गया तो ये हमारा सेटल डाउन हो गया एज ए PPT, ये हमारा PPT अलग हो गया और हमने इसको अलग कर लिया। तो क्या हुआ कि जो बॉक्साइट ओर था जिसके अंदर Al2O3 2H2O होता है, उस बॉक्साइट ओर को हमने उसमें जैसे वो NaOH में सॉल्युबल था तो 40% NaOH का यूज कर लिया और उसको अलग कर लिया भाई। जो ये एल्यूमिनियम, ये जो आपका इम्प्योरिटी थी वो तो अलग रही, ठीक। अब उसी सॉल्यूशन के अंदर हमने CO2 गैस पास कर दी, जब CO2 गैस पास कर दी तो CO2 गैस पास करने से क्या हुआ कि वो एल्यूमिना हाइड्रेटेड फॉर्म में आ गया, Al2O3 XH2O में आ गया, और जब हाइड्रेटेड फॉर्म में आ गया तो वो एज ए PPT सेटल डाउन हो गया, एज ए PPT सेटल डाउन हो गया तो हमने इसको अलग कर लिया, सेपरेट आउट कर लिया। इस तरीके से हमने इसको सेपरेटेड आउट कर लिया, ये लीचिंग थी बेटा, दिस इज कॉल्ड लीचिंग, दिस इज कॉल्ड लीचिंग। एक और इसका मैं एग्जांपल अगर देना चाहूँ लीचिंग का, तो मैं आपको बताऊं कि सिल्वर है या फिर गोल्ड है, दे आर ऑल्सो लीच्ड आउट बाई solution of NaCN ऑब्लिक KCl या NaCl के सोल्यूशन से वो लीच्ड आउट किए जाते हैं, और इस तरीके से उनके ओर को भी अलग कर लिया जाता है। तो ये तरीका था हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स को करने का, ड्रेसिंग ऑफ ओर्स को करने का। ऑलवेज वी हैव लर्नड अबाउट द फिजिकल मेथड्स एंड केमिकल मेथड्स ऑफ लीचिंग। हम फिजिकल मेथड्स और केमिकल मेथड्स लीचिंग के पूरी तरीके से समझ चुके हैं। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे, थर्ड स्टेप की बात शुरू करेंगे बेटा, एंड थर्ड स्टेप की बात क्या होगी उसको लेकर अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम यहीं तक रखेंगे, और इसके बाद हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि हाउ टू convert concentrated ore into the oxide and oxide convert into the metal by reduction. Thank you.